हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हाजिर हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लेके। और जो टॉपिक अपना चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर, जूलॉजी का टॉपिक है, अपने स्टार्ट कर रखा बेटा। और उसके अंदर अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं जी एनिमल्स की, तो उसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर अपने एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम है जी कॉकरोच। और कॉकरोच के बाद नंबर 2 जो टॉपिक है अपना वो होगा अर्थवॉर्म, केंचुआ। और नंबर 3 टॉपिक होगा जी उसके अंदर अमीबा। तो आज अपने टॉपिक सेकंड अर्थवॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो देखिए जी, अर्थवॉर्म या फिर केंचुआ। तो देखिए, आपने देखा होगा केंचुआ, अर्थवॉर्म जिसे किसानों का एक मित्र जीव भी बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा खेतों में डालने के लिए खाद तैयार की जाती है इसके द्वारा, जिसे वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। काफ़ी सुना होगा आपने इसके बारे में। तो देख लीजिए, ये इस तरीके से दिखाई देने वाले अलग अलग जातियों के केंचुए हैं आपके पास, और किस तरीके से मिट्टी के अंदर रह के और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को किस तरीके से ये एक तरीके से कंपोस्ट के अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर चेंज कर रहा है। तो देखें आगे टॉपिक के अंदर। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपने बात करेंगे बेटा यहाँ पर इसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले बेटा इसका जगत जो है वो कौन सा है, जंतु जगत। और एक तरीके से जो जंतु जगत होगा तो बेटा ये मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है। और विषम पोषी जंतु है, यानी कि पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड रहने वाले, तो इसलिए हम इसको विषम पोषी जंतु बोलते हैं। इसका संघ कौन सा है जी, तो संघ है बेटा एनेलिडा। तो एनेलिडा संघ है इसका। तो एनेलिडा जो संघ होगा बेटा, उसके अंदर क्या होगा, तो उसमें जो शरीर होगा वो एक खंडों युक्त होगा। और इसके अंदर नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो इसमें देह गुहा भी पाई जाएगी। और नलिका के अंदर, नलिका जैसे जीव होते हैं ये। और वर्ग इसका बेटा कौन सा है, वर्ग इसका है जी ओलिगोकीटा। तो देखिए, शरीर पर चलने हेतु जो इसमें संपुटक यानी सीटी, जिसको एस टाइप के सीटी प्रेजेंट होते हैं जी, तो उसको किस में रखा जाता है, उसको ओलिगोकीटा में रखा जाता है। यानी जिसके शरीर पर बेटा सीटी पाए जाते हैं उसको किस में रखेंगे, ओलिगोकीटा वर्ग में रखेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अपने बात करें इसके वंश की, तो वंश कौन सा है जी, फेरेटिमा। और इसकी नेक्स्ट अपने जाति की बात करते हैं, जो हम जाति यहाँ पर पढ़ेंगे इसके अंदर टॉपिक के अंदर, तो वो है जी पोस्थुमा। तो वैज्ञानिक नाम जो है वो इसका क्या बन चुका है, फेरेटिमा पोस्थुमा। तो केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है जी, फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। नेक्स्ट जी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि इसकी जो स्टडी की गई है जी, तो वो किसके द्वारा की गई है, तो KN बेहल के द्वारा जी स्टडी की गई है यहाँ पर फेरेटिमा पोस्थुमा की, जो अभी अपने आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें बेटा, तो इसका जो हैबिटेट यानी कि जो इसका आवास और स्वभाव की बात करते हैं तो कैसा होगा। तो देखिए बेटा, एक मुक्त और स्थलीय और एकशेरुकी प्राणी है जी ये। तो देखिए बेटा, मुक्त जीवी रूप से रहता है, फ्रीली स्वतंत्र रूप से रहता है, यानी स्वतंत्र जीवी है। स्थल पे रहता है, इसलिए स्थलीय प्राणी है जी। एकशेरुकी, यानी कि इसमें जी बैकबोन नहीं पाई जाती, इसके अंदर एंडोस्केलेटन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कैसा प्राणी है जी, एक एकशेरुकी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो ये फूड के लिए सर्च करता है जी रात को, इसलिए कैसा प्राणी है जी, तो ये है जी रात्रिचर। और ये दिन में कहाँ रहेगा, अगर रात को बाहर निकलता है मिट्टी के अंदर तो दिन में कहाँ रहेगा, तो दिन में बेटा ये बिलों के अंदर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो इसका जो उत्सर्जी जो मल युक्त पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो बेटा एक खाद के रूप में प्रयोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जी। तो देखिए भाई, अब आगे नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। इसकी सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपने। तो आउटर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले बात करें तो आपको पता लग ही गया कि ये एक तरीके से मिट्टी के अंदर रहने वाला प्राणी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिट्टी कृमि या भूमि कृमि के नाम से भी अपने बुला सकते हैं जी। केंचुए को क्या बोल सकते हैं, भूमि कृमि भी बोल सकते हैं, भूमि में रहने वाला कीड़ा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो इसकी भारतीय जाति कौन सी है, पोस्थुमा।
और इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर है जी ब्राउन यानी भूरे रंग का। तो देखिए नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा कि बिल के मुख्य द्वार पर इनका जो मल है ना वो एक लंबी गोलियों के रूप में जो बना जमा रहता है, और इनकी उपस्थिति का इससे क्या चलता है जी, पता चलता है। अगर छोटे छोटे बिल दिखें और उनके ऊपर आपको छोटी छोटी सी लंबी सी क्या दिखें, गोलियां दिखें मिट्टी की बनी हुई, तो वो क्या होती हैं, इनके द्वारा जो स्रावित या उत्सर्जित हुआ मल होता है जी, तो वो एक तरीके से खाद का यानी कि काम करता है। तो जहाँ पर ऐसी आपको गोलियाँ दिखती हैं बनी हुई, तो उससे समझना चाहिए यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं जी, केंचुए पाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नली के अंदर नली जीव जो है वो किसे बुलाया जाता है, तो नली के भीतर नली जीव वो है केंचुए को कहा जाता है, क्योंकि एक एनालिडा प्राणी है जिसमें क्या पाया जाता है इनके, तो एक नली के अंदर नली यानी कि इनकी जो आहार नाल है उसके ऊपर उसको कवर करने वाली एक और जो देह भित्ति होती, बॉडी वॉल होती है इसकी बेटा, तो वो भी एक केनाल टाइप होती है, नलीकार होती है, इसलिए नली के भीतर नली जीव बोला जाता है जी इसको। इसका शरीर कैसा होता है, इसकी बॉडी कैसी होती है, तो देखिए द्विपार्श्व सम्मित तो हो सकती है, यानी द्विपार्श्व सम्मित का मतलब यानी कि जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन की बात करते हैं ना, तो इस तरीके से अगर इसको कटिंग करें तो दोनों सेक्शन जो होंगे बटेंगे बेटा वो एक जैसे होंगे, उनमें जो भाग होंगे सारे वो सिमिलर होंगे दोनों के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मित। यानी बीच में से जैसे मान लो इंसान को काटा जाए तो उसके अंदर एक आंख इधर एक आंख दूसरे भाग में, आधा नाक एक तरफ आधा नाक दूसरी तरफ, तो उसी तरीके उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि जब बराबर समान भागों के अंदर बढ़ जाता है तो उसको द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। तो इसी तरीके से केंचुए का अगर सेक्शन काटेंगे तो हम उसको देखेंगे तो वो क्या है, आपको दोनों तरफ समान दिखेगा भाग, तो इसलिए हम द्विपार्श्व सम्मित बोलेंगे इसको। नेक्स्ट बेटा इसकी जो लेयर है वो इसमें 3 लेयरें पाई जाती हैं, इसलिए अगर बात करें तो त्रिस्तरीय है ये। और नेक्स्ट इसके अंदर बेटा शरीर के अंदर इसके मुंह से लेके इसके एनस तक अगर देखें तो पूरे के अंदर आपको छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे खंड दिखेंगे बने हुए, जिनकी संख्या लगभग अगर बात करें 100 से 125 तक भी हो सकती है। तो देखिए इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक खंड युक्त जीव है। तो यानी केंचुआ कैसा होता है जी, खंड युक्त जीव होता है। तो लगभग अगर बात करें तो अगर मेनली 100 से 120, 125 या 130 तक भी खंड हो सकते हैं, तो मेनली यहाँ पर 100 से लेके 120 खंड हैं जी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बेटा इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें अगर, कि इसकी लंबाई कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो देखिए बेटा इसकी जो लंबाई होती है वो 150 mm, यानी कि लगभग बात करें तो 15 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो बेटा तो 3 से 5 mm यानी आधा सेंटीमीटर, क्योंकि 10 mm बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए भी ये लगभग हो गया 15 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद बेटा इसका कलर है तो अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि हल्का भूरा रंग इसका अलग होता है जी। जो भारतीय जो यहाँ पर केंचुआ है पोस्थुमा प्रजाति है जो फेरेटिमा पोस्थुमा बोलते हैं, उसका कलर कैसा है, हल्का सा ब्राउन यानी कि लाइट ब्राउन कलर, यानी कि ब्राउन कलर है इसका, हल्का भूरा रंग है। और नेक्स्ट अगर इसमें बात करें बेटा तो आपको ये जो केंचुआ है वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो कब मिलता है, तो देखिए बरसात के दिनों में। तो बरसात के दिनों में बेटा जो नम और गीली मिट्टी होगी ना उसके अंदर आपको ये रेंगता हुआ नज़र आएगा। तो यानी कि याद रखना जी ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको कब दिखता है, तो बरसाती दिनों के अंदर तो आपको सबसे ज़्यादा ये दिखाई देगा। और कहाँ दिखाई देगा, मिट्टी के अंदर, ये गीली जो मिट्टी होगी उसमें आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इसमें बेटा सिर नहीं पाया जाता, इसमें सिर एब्सेंट होता है इसका। उसके बाद है नेक्स्ट अगर इसकी बात करें मुंह की, माउथ की, तो वो कहाँ पाया जाएगा बेटा, वो पहले खंड में फर्स्ट जो सेगमेंट होता है बॉडी का इसका, यानी 100 से 120 पूरे सेगमेंट है इसके बॉडी के, तो पहले सेगमेंट के अंदर इसके क्या होगा, इसका माउथ पाया जाता है जी। अब देखो इसके माउथ वाला जो भाग होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको पेरिस्टोमियम भी बोला जाता है। तो याद रखना पेरिस्टोमियम किसे कहते हैं, तो पेरिस्टोमियम बेटा इसका फर्स्ट जो सेगमेंट होता है ना, फर्स्ट जो खंड होता है उसको कहते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें मुख पाया जाता है जी।
अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो प्रोस्टोमियम, तो देखिए दोनों में अंतर समझ लेना, एक पेरिस्टोमियम है और दूसरा प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम को परितुंड भी बोला जाता है। तो परितुंड क्या होगा, तो इसके ना माउथ के आगे बेटा अगर देखे जाए ना तो मुंह के आगे कुछ आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी। अगर मान लो इसको हम पार्श्व दिशा से देखें, लैटरल साइड से देखें, तो लैटरल साइड के अंदर आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से कुछ आपको मुंह के आगे की तरफ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखेगी आपको, मांस का टुकड़ा सा ऐसे लटकता हुआ, तो इसे परितुंड बोला जाता है। यानी कि इंग्लिश में अगर देखें तो प्रोस्टोमियम बोला जाता है इसको। तो याद रखना प्रोस्टोमियम क्या है, तो मुख भाग के आगे पाई जाने वाली मांस की जैसे लटकते हुए मांस जैसी स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा दोनों में अंतर याद रखना, पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम बोला जाए तो वो क्या होगा, मुख वाला भाग। इसकी जो सरफेस है बेटा देखा जाए तो देखिए पृष्ठ तल पर मध्य रेखा और अधर तल पर क्या पाई जाती है इसमें, तो जनन छिद्र पाए जाते हैं इसमें। तो देखिए जो पृष्ठ तल होगा इसका, उसमें आपको बीच में क्या मिलेगी, एक लंबी ऐसे रेखा जैसी, यानी कि लंबी एक ना इस तरीके से पट्टी जैसी संरचना दिखेगी, यानी कि लंबी रेखा दिखेगी। और इसके अदर यानी नीचे की तरफ यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, जो जनन छिद्र मिलेंगे। क्योंकि देखो केंचुआ अगर देखा जाए तो वो बेटा एक तरीके से द्विलिंगी प्राणी होता है। तो द्विलिंगी जो प्राणी है उसमें नर और मादा जो होंगे वो एक ही स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। तो नर और मादा जो संरचना है तो उसके जो छिद्र होंगे, उसकी जो ओपनिंग होगी वो बॉडी की सरफेस के अंदर अदर तल पर जो होगा, तो वहाँ पर उसके क्या होगी, इसकी ओपनिंग होगी। जैसे बेटा अभी आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम है शो हो रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप कि इसमें ये वाला बेटा माउथ वाला पार्ट हो गया यानी पेरिस्टोमियम, और ये देखिए आगे की तरफ एक मांस का टुकड़ा दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, इसका प्रोस्टोमियम। तो देखिए माउथ कौन से भाग में पाया जाता है, तो माउथ पाया जाता है जी इसके फर्स्ट खंड में। तो आपने खंडों की संख्या यहाँ पर याद रखनी कि कौन से खंड में इसकी कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट प्राणिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणिका यानी क्लाइटेलम क्या होता है। तो देखिए क्लाइटेलम या प्राणिका, तो एक तरीके से देखो केंचुआ अगर देखोगे तो यहाँ से देखो इस स्ट्रक्चर्स को आप कि कुछ आपको थोड़ी सी ना अलग टाइप का, यहाँ से कलर जैसे अलग टाइप का कलर दिख रहा है और कुछ थोड़ी सी मोटी सी संरचना दिख रही है दूसरे पोर्शन से। तो यहाँ लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही खंड हो, ये वाला जो खंड है बेटा ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही खंड है, बट यहाँ पर क्या है 3 खंड पाए जाते हैं। तो खंड नंबर याद रखना कौन कौन सा, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। 3 खंड आपस में जुड़ के किसकी फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्लाइटेलम की फॉर्मेशन करते हैं। तो 14वां, 15वां और 16वां खंड आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्लाइटेलम का फॉर्मेशन करेंगे। और क्लाइटेलम का बेटा फंक्शन क्या होता है, तो क्लाइटेलम का फंक्शन है जी कोकून का फॉर्मेशन करना। एक जागदार पदार्थ होगा जो क्या होगा जी, एग और जो इसके स्पर्म्स होंगे तो उसको कवर अप कर लेगा। तो कवर अप करके यानी कि सीधी सी बात करें, अंडे के ऊपर एक कवर बना लेता है कोकून, तो वो कोकून कहलाएगा। यानी कि जागदार जो पदार्थ उसके एग को ऊपर से कवर कर लेगा बेटा, तो कवर करने के बाद जो बनी स्ट्रक्चर है वो कोकून कहलाएगी। तो कोकून निर्माण में कौन सहायता करता है, तो क्लाइटेलम करता है जी। तो इसके द्वारा यहाँ पर वो जागदार जो पदार्थ है वो स्त्रावित होगा। और इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें बेटा यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर्स के अंदर, यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स आपको इसके आउटर रीजन पर दिखाई दे रही है। यानी कि जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें अगर केंचुए की, तो बेटा देखो 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर सेगमेंट एक ही लग रहा है। तो दिस इज़ क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम के अंदर अगर देखें तो 14 नंबर जो सेगमेंट है बेटा, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एक फीमेल जेनिटल पोर पाया जा रहा है, मादा जनन छिद्र पाया जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अपने 18 नंबर सेगमेंट, तो 18 नंबर सेगमेंट में देखिए बेटा यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, तो मेल जेनिटल पोर यानी कि नर जनन छिद्र पाया जा रहा है यहाँ पे। और नर जनन छिद्र के दोनों साइडों में, यानी कि ऊपर वाले खंड में और नीचे वाले खंड में, यानी कि 17 नंबर
और 19 नंबर खंड में क्या पाए जा रहे हैं, जेनिटल पैपिला पाया जा रहा है। ये याद रखना, जेनिटल पैपिला 17 और 19 दोनों में पाया जा रहा है, जो यानी कि जब ये मैथुन क्रिया करते हैं तो मीटिंग टाइम के अंदर ये दो केंचुओं को आपस में चिपकाने में मदद करता है जी जेनिटल पैपिला। इनकी 1 बाय 1 अपने सभी की बात करेंगे आगे अभी। तो देखिए अब इसके बाद अगर अपने नेक्स्ट बात की जाए बेटा यहाँ पे, तो देखिए आगे की स्ट्रक्चर जो, तो केंचुआ कैसा प्राणी होता है, तो केंचुआ बेटा उभयलिंगी होता है, यानी नर और मादा इसमें दोनों एक ही स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अभी अपने पीछे बात की थी इसकी। तो देखिए बेटा नर जनन छिद्र, मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके जेट के हिसाब से निकलने वाले हैं जी, तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें खंडों की संख्या वाले, तो इनको अच्छी तरीके से आपने याद करना है जी। नर जनन छिद्र जो होगा बेटा कौन से खंड में पाया जाता है, तो अभी लास्ट अभी देखा था आपने, और यहाँ भी दे सकते हो आप, मेल जेनिटल पोर 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जा रहा है जी। मादा जनन छिद्र तो बेटा 14वां खंड, तो ये देख सकते हो आप 14 नंबर खंड फीमेल जेनिटल पोर, यानी 14 नंबर खंड में मादा जनन छिद्र पाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा शुक्र ग्राहिका रंध्र स्पर्मेथिकल पोर, शुक्र ग्राहिका जो होती है वो क्या होती है बेटा, शुक्राणुओं को स्टोर करने का जो काम करने वाली संरचना होती है उसको शुक्र ग्राहिका कहते हैं। और शुक्र ग्राहिका का बेटा जो मुख होता है वो एक पोर के रूप में, एक रंध्र के रूप में ऊपर की तरफ खुलता है, जिसे शुक्र ग्राहिका रंध्र कहा जाता है। ये शुक्र ग्राहिका रंध्र बेटा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, तो जो शुक्र ग्राहिकाएं हैं बेटा यहाँ पर उनकी संख्या बेटा 4 जोड़ी होगी, यानी टोटल हो गई 8। तो ये देखिए पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, दोनों साइडों में आपको यहाँ पर 4 ये स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं बेटा, ये छिद्र किसके हैं, तो इन छिद्रों को कहते हैं स्पर्मेथिकल पोर, यानी शुक्र ग्राहिका छिद्र या रंध्र। तो इनकी संख्या होगी बेटा 4, यानी 4 जोड़ी। अब 4 जोड़ी इनकी संख्या जो कहाँ कहाँ पाई जा रही है बेटा, तो इनकी जो संख्या है वो देखिए 5वें खंड से लेके 9वें खंड तक, यानी 5वें छठे में एक जोड़ी, छठे 7वें में दूसरे जोड़ी, 7वें 8वें में तीसरी जोड़ी और 8वें 9वें में चौथी जोड़ी पाई जा रही है। तो देखिए बेटा 5 से 9वें खंड के अधर पार्श्व भाग में, यानी नीचे की तरफ साइडों के अंदर ये आपको छिद्र देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें बेटा जेनिटल पैपिली यानी जनन अंकुरक की, तो बेटा जेनिटल पैपिली जैसे मान लो अभी ये दो केंचुए आपस में मीटिंग टाइम के अंदर जुड़े हुए हैं, मैथुन क्रिया कर रहे हैं, और मैथुन क्रिया के समय बेटा जब ये दोनों केंचुए जो आपस में जुड़ेंगे तो इनको आपस में जो जोड़ने के लिए जो काम करेगा तो वो कौन सहायता करेगा यहाँ पर, तो जेनिटल पैपिला यानी जनन अंकुरक सहायता करते हैं जी यहाँ पर। और ये एक तरीके से चूषक की तरह काम करते हैं, सकर्स की तरह फंक्शन करते हैं। तो देखिए ये पाए होते कितने हैं बेटा, 2 जोड़ी। कौन कौन से खंड में होते हैं, तो ये जो 2 जोड़ी होंगे बेटा, तो आप देख सकते हो पिछले डायग्राम के अंदर, तो ये देखिए ये रहे जेनिटल पैपिला यानी 17 और 19 नंबर खंड के अंदर मौजूद हैं जी। तो 17 और 19 के अंदर आपको यहाँ पर देखिए दोनों साइडों में 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 जोड़ी जेनिटल पैपिला जनन अंकुरक पाए जाते हैं जी। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, तो इसका फंक्शन होगा मैथुन के समय चूषक के रूप में काम करना, यानी सकर्स के रूप में काम करना। और जनन अंकुरक के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है, एक कप लाइक संरचना पाई जाती है, कप जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो बेटा क्या करती है, 2 केंचुओं को आपस में चिपकाने में हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहे जेनिटल पैपिला, जो ये मान लीजिए नीचे वाले के ऊपर वाले केंचुए को सक करके और पकड़ के रख रहे हैं, और ऊपर वाले केंचुए का ये जेनिटल पैपिला नीचे वाले केंचुए को क्या कर रहा है, आपस में यानी चिपका रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या करते हैं, चूषक के रूप में काम करते हैं जी। और इन यानी कि अब नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अपने, तो सीटी या सूख,
तो जो ओलिगोकीटा वर्ग की जो खासियत होती है, विशेषता होती है मेन इंपॉर्टेंट, तो अपने बात पहले इसके क्लासिफिकेशन में भी कर रही है। तो सीटी या शूक जो होंगे बेटा, तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर ये नहीं पाए जाते, होते क्या हैं ये। तो बेटा जो शूक होंगे वो एक एस आकार की स्ट्रक्चर की, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगी जी एस टाइप की, और ये देखिए कहाँ कहाँ पर अगर बात करें एब्सेंट होगे और कहाँ पर प्रेजेंट हो। वैसे तो बॉडी के इसके पूरे सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, बट यहाँ पर ये फर्स्ट खंड और लास्ट खंड और जो क्लाइटेलम यानी 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, ये 3 खंडों को छोड़कर, यानी पहला, अंतिम और बेटा क्लाइटेलम पार्ट को छोड़ के बाकी सभी खंडों के अंदर आपको सीटी देखने को मिलते हैं, यानी कि बाकी सभी खंडों में सीटी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बात की जाए तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे बेटा, तो 3 खंड तो ये हो गए क्लाइटेलम वाले, 2 खंड हो गए फर्स्ट और लास्ट वाला, तो टोटल तो वैसे 5 हो गए, नहीं तो आप याद रखना फर्स्ट और लास्ट वाला और एक क्लाइटेलम भाग। तो क्लाइटेलम भाग जो है वो 3 खंडों का बना होता है, तो ये आपको पता ही है, ऑब्वियसली बात है, अभी पहले बता के आए अपने। अब देखो इसका बेटा फंक्शन अगर बात करें तो क्या होता है, सीटी का क्या काम होता है, सुकों का क्या काम होता है, तो बेटा ये हेल्प करता है इन द लोकोमोशन, तो यानी कि गमन में सहायता करता है जी सीटी। और इसकी जो चाल होती है, गति होती है केंचुए की, वो कितनी होती है, तो बेटा 1 मिनट के अंदर अगर देखें तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये मूवमेंट करता है, गति करता है। अभी आपके सामने यहाँ पर इमेज के अंदर आप को शो हो रहा है सीटी किस टाइप के दिखाई देते हैं। ये एक रियल इमेज है जिसके अंदर आपको ये यहाँ पर सीटी दिखाई दे रहे हैं। इसके ये खंड है जी, इन खंडों के अंदर आपको बीच में देखिए यहाँ पर ये सीटी दिखाई दे रहे हैं, और ये इसकी बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो देखिए एस टाइप बोल रहे हैं, तो एस टाइप देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसा एस टाइप हो गया, तो इसलिए हम इसको एस आकार के बोलते हैं। इसकी जो शेप है वो एस टाइप की है जी। तो यहाँ पे ये अगर बॉडी वॉल है, इसकी देह भित्ति है, और देह भित्ति से बेटा बाहर की तरफ जो सीटी है वो इस तरीके से निकले रहते हैं, और क्या करते हैं, इसको गमन में सहायता करते हैं, इसकी गति में सहायता करते हैं। अब आगे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा वृक्करंध्र, यानी कि इसके अंदर बेटा जो नेफ्रिडिया इसके अंदर जो पाए जाएंगे उनकी बात की जाए तो देखिए भाई वृक्करंध्र जो होंगे बेटा प्रथम 2 खंडों को छोड़ के ना, फर्स्ट वाले 2 खंडों को छोड़ के बाकी सभी खंडों में पाए जाएंगे। तो देखिए भाई वृक्करंध्र की आगे डिटेल से बात करेंगे अपने। तो अभी आप इतना याद रखो कि पहले 2 खंडों को बेटा छोड़ के बाकी सारे खंडों में वृक्करंध्र देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसके गुदा की, एनस की, तो ये एक दरारनुमा भाग होगा जो कहाँ पाया जाएगा, तो केंचुए का जो लास्ट सेगमेंट है, अंतिम जो खंड है, उसके अंदर आपको एनस देखने को मिलता है। तो देखिए अभी अपने नेक्स्ट अगर इसके अंदर टॉपिक की बात करें बेटा, तो अगला जो टॉपिक है आपका, तो देखिए इसमें आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो बेटा एक केंचुए की। उस केंचुए के अंदर आप अलग अलग भागों को देख रहे हो कि इसके अंदर ऊपर की तरफ आपको प्रोस्टोमियम दिखाई दे रहा है, फिर पेरिस्टोमियम दिखाई दे रहा है। इनके साथ में यहाँ पर इनके जो खंडों की संख्या दे रखी है बेटा कि कौन से खंड में कौन सा यहाँ पर इसका भाग पाया जाएगा। तो इससे आपको याद रखना इजी हो जाता है। आप एक डायग्राम के ऊपर आसानी से सारे खंडों को भी देख सकते हो, सारे भागों को भी देख सकते हो, उनके नाम भी याद हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ हेल्प क्या मिल जाती है आपको कि नाम के साथ साथ डायग्राम के साथ साथ आपको उनको खंडों की संख्या भी याद हो जाएगी। तो मेन इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये खंडों की संख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो इनके आपने अच्छी तरीके से याद रखना है जी। एक बार दोबारा अपने देख लेते हैं इसको, क्योंकि वैसे अपने टॉपिक सारा हो चुका है पीछे, फिर भी
अभी दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। मादा जनन छिद्र बेटा 14वें खंड में, नर जनन छिद्र बेटा 18वें खंड में, जनन अंकुरक जो होते हैं बेटा वो 17वें और 19वें खंड में, क्लाइटेलम जो होता है बेटा वो 14वां, 15वां और 16वां खंड होता है जी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर शुक्राणु इसमें जो दानियाँ हैं वो कहाँ से होंगी, वो 5वें से 9वें खंड तक पाई जाती हैं। और ये फर्स्ट के अंदर इसके अंदर जो पेरिस्टोमियम होगा बेटा वो क्या हो गया, इसका मुख्य भाग हो गया। और लास्ट जो खंड है बेटा इसका वो क्या होगा, एनस होगा। अब इसके बाद अगर अपने बात करें बेटा तो एक्सटर्नल जो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी थी, उसके बाद हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं केंचुए की। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की, देह भित्ति की। तो देखिए जो देह भित्ति है इसकी वो कैसी होगी, तो वो पतली एक कोशिकीय है बेटा, और यानी कि परत रूप से होगी, यानी एक कोशिकीय परत होगी और बहुत ज़्यादा पतली होगी। इस कारण इसे हम क्या बोलेंगे, उपत्वचा। तो देखिए क्यूटिकल उपत्वचा कहते हैं जी। अब है उपत्वचा जो क्यूटिकल, उसके नीचे क्या पाई जाती है, तो उसके नीचे बेटा अधिचर्म पाई जाती है, हाइपोडर्मिस पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, यहाँ पर अधिचर्म जो है वो कैसी, स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। तो बेटा स्तंभाकार उपकला जो कोशिकाएं हैं इनकी अपने एनिमल टिश्यू के अंदर आपको पता है जी किस तरीके से अपने ये टॉपिक किया था, तो वहाँ पर किस प्रकार की ये कोशिकाओं वाले ऊतक होते हैं, तो वहाँ आपसे डिटेल से इसकी बात की थी। अब देखो तो स्तंभाकार जो उपकला कोशिकाएं हैं वो क्या है, एक तरीके से इसमें स्त्रावी कोशिकाएं यानी सिक्रीशन जो सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो क्या काम करेंगी यहाँ पर, जो पदार्थों का कुछ लाभदायक पदार्थों का सिक्रीशन करेंगी यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री के नाल की बेटा, आहार नाल की। तो आहार नाल जो है इसके अंदर, तो आहार नाल में सबसे पहले बात करें नंबर 1 इसका मुख। तो बेटा अभी डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी के साथ यानी कि स्टार्ट हो चुका है इसका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के अंदर जो मेन यहाँ पर चीज़ है वो है बेटा आहार नाल, इसकी एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में नंबर 1 जो टॉप इसका जो पार्ट आएगा, टॉपेस्ट पार्ट होगा वो इसका माउथ पार्ट होगा, मुख भाग होगा। मुख भाग कैसा होता है और कौन से खंड में होता है बेटा, तो ये अर्धचंद्राकार होता है, फर्स्ट खंड में पाया जाता है, इसे पेरिस्टोमियम भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 बेटा, तो बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा, यानी मुख के बाद क्या आ जाएगी, मुख गुहा पाई जाती है जी इसमें। तो मुख गुहा कौन से खंड से लेके कौन से खंड तक होती है, तो देखिए बेटा खंडों के नाम तो याद रखना, पहले खंड से लेके तीसरे खंड तक जो पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी, इसकी मुख गुहा पाई जाएगी। यानी कि मुख जो है बेटा इस तरीके से ये मुख है, तो मुख आगे किस में खुलता है, एक कैविटी में खुलेगा, उस कैविटी को क्या कहेंगे, मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी किस में खुलती है बेटा, तो बक्कल कैविटी आगे फेरिंग्स यानी ग्रसनी में खुलती है। अब मुख गुहा जो ग्रसनी में खुलती है बेटा, तो ये ग्रसनी कौन से खंड में होगी, तो ये ग्रसनी होगी चौथे खंड में, यानी पहले से तीसरे खंड तक तो पाई जाएगी मुख गुहा, तो चौथे खंड में होगी जी ग्रसनी या फेरिंग्स। अब बेटा ग्रसनी आगे किस में खुलेगी, तो ग्रसिका यानी ऑइसोफेगस में। तो ऑइसोफेगस या ग्रसिका बात करें तो 4 नंबर खंड तक तो बेटा आपने देख लिया पिछले जो भाग थे। अब 5वें से लेके 7वें खंड तक जो एक संकरी सी नली होगी जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रसिका बोलते हैं, ऑइसोफेगस बोलते हैं। तो अभी देखो इनके खंडों के जो खंडों के नंबर्स हैं वो याद रखना भाई। मुख 1 नंबर में, मुख गुहा पहले से तीसरे खंड तक, ग्रसनी बेटा चौथे खंड में, ग्रसिका जो होती है वो 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गिजार्ड यानी पेशनी की, तो बेटा जो पेशनी होगी गिजार्ड होगी यहाँ पर, तो वो कहाँ पाई जाएगी, वो पाई जाएगी 8वें से 9वें खंड तक। तो 8वें से 9वें खंड के बीच में क्या पाई जाती है, गिजार्ड पाई जाती है। अब गिजार्ड से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले तो एक तो है इसके अंदर इसके खंड संख्या,
तो वो है 8 से 9। और दूसरा है जी भोजन को पीसने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो पेशनी करती है, गिजार्ड करती है। जैसा आपने पहले इससे टॉपिक किया था जो कॉकरोच वाला, तो उस क्लास के अंदर भी आपने गिजार्ड देखा था, गिजार्ड का काम वहाँ भी सेम ही था बेटा। तो उसमें भी ये भोजन को पीसने का काम करता है, क्योंकि इसमें काइटिन के दांतों जैसी, काइटिन की ना एक बनी हुई दांतों जैसी स्ट्रक्चर होती है जो भोजन को क्या कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। तो वो क्या करेगी, एक तरीके से भोजन को क्या कर रही है, पीस रही है। तो इसमें देखो केंचुआ जो बेटा सड़ी गली चीज़ें खाता है, तो सड़ी गली चीज़ें मिट्टी खाता है, तो उसके अंदर जितने भी बड़े टुकड़े होंगे उनको क्या कर देगा, ये छोटे छोटे बारीक टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें बेटा यहाँ पर हम, तो इसका आमाशय यानी कि स्टमक, तो स्टमक जो है बेटा, तो पेशनी जो होगी वो आमाशय के अंदर खुलेगी। तो पेशनी आगे किस में खुलती है बेटा, तो वो आमाशय में खुलती है, स्टमक में खुलती है। अब स्टमक बेटा कौन से खंड से लेके कौन से खंड तक पाया जाएगा, तो स्टमक बेटा 9वें से लेके 14वें खंड तक पाया जाएगा। याद रखना, कौन से खंड से, 9वें से लेके 14वें खंड तक बेटा इसका जो स्टमक है वो पाया जाएगा। और स्टमक से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टमक के अंदर बेटा एक कैल्सीफेरस नाम की ग्लैंड्स होती हैं जी, कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कैल्सीफेरस जो ग्रंथियां होती हैं बेटा, ये क्या काम करती हैं, तो ये कैल्सीफेरिन स्रावित करती हैं, जिसमें कैल्शियम पाया जाएगा और उससे कैल्शियम के कार्बोनेट्स होंगे। तो वो कैल्शियम के कार्बोनेट्स क्षारीय पदार्थ होते हैं बेटा। तो क्षारीय पदार्थ अम्लीय पदार्थ को उदासीन करने में काम आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो सड़ी गली चीज़ होगी बेटा उसमें ह्यूमस होता है, और ह्यूमस में अम्ल पाया जाता है, कौन सा, ह्यूमिक एसिड। तो उस ह्यूमिक एसिड को बेटा उदासीन जो करने का काम करेगी वो कौन करेगी, तो ये कैल्सीफेरस जो ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित कैल्सीफेरिन जो पदार्थ होगा वो उसको उदासीन कर देगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कि जो आमाशय का काम क्या है, उसका काम है जी यहाँ पर उस ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करना। अब इसके बाद चलते हैं जी अगले भाग पर। आमाशय के बाद जो अगला पार्ट होगा आहार नाल का बेटा, वो होगा इंटेस्टाइन यानी आंत भाग। तो आंत भाग बेटा इसका क्या होगा कि 15वें खंड से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 9वें से 14वें तक आमाशय था। 15वें खंड से स्टार्ट होके ना इसके लास्ट खंड तक, यानी इसके एनस जो भाग होगा, गुदा भाग होगा, तो वहाँ तक वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका आंत भाग होगा। तो 15वें से लास्ट खंड तक जो भाग है वो कौन सा है जी, आंत भाग है, इंटेस्टाइन भाग है। अब नेक्स्ट इसमें आगे बात करें बेटा, तो जो 26 नंबर खंड होगा, यानी 15 से लेके लास्ट खंड तक तो आंत ही कहलाएगी पूरी। 26वां जो खंड है उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक जोड़ी यानी 1 पेयर दोनों साइडों में होगा बेटा, लेटरल साइड पार्श्व भागों की तरफ, एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। तो यहाँ पर आंतरीय शिका निकलती है बेटा, या अंधनाल बोल देते हैं, आंतरीय शिका पाई जाती है। कौन से खंड में पाई जाती है, वो 26वें खंड में। और ये 26वें खंड से निकलकर तो 23वें खंड तक फैली हुई होती है बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ आहारनाल के जो स्ट्रक्चर निकलती है उसे आंतरिक शिका बोला जाता है बेटा। कौन से खंड में पाई जाती है, तो 26वें खंड से ये निकलती है, और लगभग बात करें तो बेटा ये 23वें खंड तक जाती है। अब उसके बाद अगला टॉपिक बेटा, तो आंत का जो 26वां खंड है ना, उससे लेके 35वें खंड तक, तो याद रखें 26 से लेके कौन से खंड तक, 35 नंबर खंड तक आंतवलन यानी टिफ्लोसोल, इंग्लिश में बोलते हैं टिफ्लोसोल, ये प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या होगा, तो टिफ्लोसोल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, यानी कि टिफ्लोसोम का काम है जी अवशोषण के अंदर उसकी जो सतह है उसको बढ़ा देना, यानी अवशोषण की सतह बढ़ाने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, तो अवशोषण की सतह बढ़ाने का काम करेंगे जी टिफ्लोसोल।
यानी कि जो यहाँ पर आंतरवलन होगा तो वो 26 से 35वें खंड तक पाया जाएगा। और इनका काम क्या होगा, ये काम करते हैं जी अवशोषण की सतह को बढ़ाने का, जिससे आसानी से बेटा जो भोजन है डाइजेस्ट हो चुका है ना, उसके बाद उसमें से जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना है तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए टिफ्लोसोल यहाँ पर हेल्प करते हैं जी। अब अगर बात करें बेटा जो आंत है ना, उसके कितने भाग हैं, आंत को भी यहाँ पर बेटा 3 भागों में बांटा गया है। तो आंत को जो 3 भागों में बांटा गया उसमें सबसे पहले है जी प्री टिफ्लोसोलर, दूसरा होगा टिफ्लोसोलर और दूसरा होगा टिफ्लोसोलर और तीसरा होगा जी आपका पोस्ट टिफ्लोसोलर। तो सबसे पहले बेटा प्री टिफ्लोसोल, यानी कि टिफ्लोसोल से पहले का रीजन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्री टिफ्लोसोल। तो ये आंत का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक पाया जाएगा, तो बेटा ये 15 से लेके 26वें खंड तक पाया जाएगा, क्योंकि 26वें से लेके 35वें खंड तक तो टिफ्लोसोल पाए जाते हैं ना। तो टिफ्लोसोल से पहले जो रीजन होगा उसको हम क्या कह देंगे, प्री टिफ्लोसोल बोल देंगे। अब बेटा यहाँ पर क्या उपस्थित होती है और क्या एब्सेंट होता है, तो देखिए यहाँ पे बेटा विलाई तो प्रेजेंट होता है लेकिन टिफ्लोसोल एब्सेंट होता है, क्योंकि देखो टिफ्लोसोलर एरिया में टिफ्लोसोल पाए जाते हैं, तो उससे जो पहले का रीजन होगा उसमें टिफ्लोसोल नहीं पाए जाता बेटा, वहाँ पर आंतवलन नहीं पाए जाते, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, विलाई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर, ठीक है, सूक्ष्मांकुर, या फिर आप अंकुर बोल सकते हो इसको, क्योंकि माइक्रोविलाई बोलते हैं वैसे इसे, तो इसे आप अंकुर भी बोल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें बेटा तो 26वें खंड से जो एक जोड़ी आंतरिक शिका निकलती है ना, वो क्या करती है, वो एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है। तो कौन से एंजाइम को स्त्राव करती है जी, आंतरिक शिका, तो आंतरिक शिका का काम है जी एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम का जो काम होता है बेटा वो किसका पाचन करना होता है, वो स्टार्च का पाचन करती है जी। तो देखिए स्टार्च के पाचन में एमाइलेज एंजाइम काम करता है, क्योंकि जैसे हमारे अंदर देखें वो हमारी बॉडी में हमारी जो लार होती है उसमें भी अमाइलेज और टाइलिन नाम का जो एंजाइम पाया जाता है, तो हमारे मुंह में क्या करेगा, जो स्टार्च आएगी उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है वो। उसी तरीके से यहाँ भी बेटा ये एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च का डाइजेशन करने का काम कर रहा है अभी। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें तो बेटा टिफ्लोसोल, तो टिफ्लोसोल जो एरिया है तो सेकंड भाग है आंत का, यानी कि अगर देखें आंत का बीच वाला पोर्शन या सेकंड पार्ट जो है वो कौन सा है, टिफ्लोसोल। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, तो 27 नंबर खंड से ना लास्ट के जो बेटा जो 25 खंड छोड़ दो, यानी कि लास्ट के, जैसे मान लो ये केंचुआ है, ये इसका एनस आ गया, तो इसमें बेटा 27 नंबर से स्टार्ट हो जाओ और लास्ट के 25 खंड छोड़ दो, ये वाले लास्ट के 25 खंड छोड़ दो। तो इससे पहले का जो रीज़न है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी टिफ्लोसोल, क्योंकि देखो केंचुए में 100 से लेके 120 तक खंड हो सकते हैं, 125 भी होते हैं, कहीं हमें 130 भी होते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट वाले जो आप 25 खंड छोड़ दो तो उसके ऊपर वाला यानी 27 नंबर खंड से लेके और लास्ट के 25 खंड छोड़कर जो एरिया होगा बीच का वो क्या कहलाएगा, वो टिफ्लोसोलर एरिया कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है बेटा, तो पहले आपने प्री टिफ्लोसोलर में देखा उसमें टिफ्लोसोल नहीं थे, तो यहाँ तो इसका नाम ही टिफ्लोसोल है, तो टिफ्लोसोलर रीजन में क्या होगा, टिफ्लोसोल तो पाए जाएंगे। इसके अलावा बेटा इसमें माइक्रो जो विलाई थे या विलाई हैं जो अंकुर हैं वो भी पाए जा रहे हैं, तो अंकुर और दूसरा टिफ्लोसोल दोनों प्रेजेंट होते हैं जी इस भाग में। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो टिफ्लोसोल है जी इस एरिया में, तो टिफ्लोसोल होने के कारण क्या होगा, तो सीधी सी बात है टिफ्लोसोल किस में हेल्प करते हैं, तो अवशोषण के लिए जो सतह है वो या क्षेत्रफल है वो बढ़ा देते हैं जी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन हो सके। अब लास्ट इसका जो पार्ट आंत का बेटा जिसको कहते हैं पोस्ट टिफ्लोसोल पार्ट, तो पोस्ट टिफ्लोसोल पार्ट है बेटा वो आंत का लास्ट पार्ट होगा, यानी कि इसका अंतिम भाग होगा। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो बेटा ये 23 नंबर से लेके 25 जो खंड है ना लास्ट के, यानी कि
लास्ट के जो 23 से 25 खंड होंगे बेटा वो क्या होंगे, वो कहलाएंगे जी पोस्ट टिफ्लोसोल, क्योंकि उससे पहले तो टिफ्लोसोलर रीजन आ गया, तो उसके बाद क्या होगा यानी कि पोस्ट टिफ्लोसोल। और ये बेटा गुदा के पास पाए जाने वाले होंगे, तो गुदा के पास यानी एनस के पास जो हैं पाए जाने वाले 23 से 25 खंड वो क्या कहलाते हैं, पोस्ट टिफ्लोसोल। और बेटा यहाँ पर विलाई और टिफ्लोसोल दोनों एब्सेंट होते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि अवशोषण का काम पहले ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा बेटा, तो अनपचा जो अनडाइजेस्ट जो फूड होगा तो वो एक छोटी छोटी गोलियों के रूप में बन जाएगा और वो इस भाग में स्टोर हो जाएगा जी। तो यानी कि अंतिम जो खंड है गुदा, उससे फिर ये गोलियां जो हैं वो बाहर निकलेंगी, यानी कि जो अपने खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखें उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, तो यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो जी टिफ्लोसोल यानी आंतवलन, तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है जी आंतवलन आपको ये, तो देखिए ये टिफ्लोसोल भाग है जी, ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ आंत का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, मुड़ के एक क्या करेगा, एक स्मूथ जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, फोल्डिंग को, यानी कि जैसे मान लो कोई चीज़ इस तरीके से ना, तो इसको हम ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा फोल्ड कर दें, तो ऐसा भाग है जी टिफ्लोसोल, जिससे इससे क्या होगा, अंदर का जो भाग है ना भाई, ये अंदर जो पाइप जैसा भाग था बेटा, वो पाइप जैसा भाग की जो सतह है ना, पहले जैसे मान लो इसमें जो इसका आंतरिक जो व्यास था वो ज़्यादा था, लेकिन ये वलन बनने से, टिफ्लोसोल बनने से अंदर का भाग संकरा हो गया। अब संकरा होने से जो फूड होगा ना, वो जैसे इस रास्ते में आएगा, इस ट्रैक में आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो फूड का पार्ट है वो यहाँ इसके साथ चिपक जाएगा, और चिपक कर क्या होगा, ये जो टिफ्लोसोल के अंदर अगर जो विलाई प्रेजेंट होंगे वो उसको आसानी से एब्जॉर्व कर लेंगे फूड के अंदर से पोषक तत्वों को, और बॉडी को जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ तक वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए जो विलाई होंगे बेटा, तो विलाई देखिए इसकी बॉडी के अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, जो प्री टिफ्लोसोल और टिफ्लोसोल दो भागों में, प्री टिफ्लोसोल और टिफ्लोसोल जो दोनों भागों के अंदर आपको ये वाली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं जी, विलाई देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर नेक्स्ट अपने बात करें, तो यहाँ पर अभी एक थोड़ा सा अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा उसका थोड़ा सार कर लेते हैं, तो समरी देख लेते हैं जिससे आपको ईजी से ये चीज़ याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर जितने भी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं बेटा, और विद उनके जो सेगमेंट्स नंबर्स आपको दे रखे हैं, जिससे आपको यहाँ पर हेल्प हो जाए आसानी से इन सभी सेगमेंट्स को याद रखा जा सके आपको। तो देखिए मुख कौन से भाग में होगा, नंबर 1 में मुख हुआ बेटा 1 से 3, ग्रसनी 3 से 4 नंबर खंड में, और इसोफेगस बेटा 5 से 7 नंबर खंड तक, पेशनी बेटा 8 से 9। तो देख सकते हैं बेटा ये वाला जो यहाँ पर मुख हो गया इसका, ये मुख गुआ है बेटा, ये यहाँ पर इसकी ग्रसनी आ गई, ये ग्रसी का भाग आ गया। ये देखिए यहाँ पर बेटा ये वाला जो भाग है इसके अंदर जो अपने बात करें काइटिन के जो दांतों युक्त यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है, जो भोजन को पीसने का काम करती है, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, गिजाड़ या पेशनी, तो जो 8 से 9 नंबर खंड तक पाई जाती है। उसके बाद वाला जो पोर्शन है बेटा ये वाला, तो ये क्या हो गया, स्टमक, जो 9 से लेके 14 नंबर खंड तक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो प्री टिफ्लोसोल जो पार्ट है तो 15 से लेके 26 नंबर खंड तक पाया जाता है जी। तो ये अमाशय वाला भाग हो गया बेटा, ठीक है, 9 से लेके जो 14 तक अमाशय वाले भाग थे। अमाशय वाले भाग के बाद बेटा ये वाला जो 15 से लेके 26वें खंड तक जो भाग होगा ये प्री टिफ्लोसोलर भाग होगा। अब प्री टिफ्लोसोलर हो गया, उसके बाद बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो 26वां खंड आ गया ना, तो 26वें खंड में देखो पार्श्व भागों की तरफ ये दो ऐसी संरचनाएं बाहर की तरफ निकली हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको आंतरीय शिका यानी कि इंटरस्टिशियल जो सिक्कम बोलते हैं। तो
तो देखिए इंटरस्टिशियल जो सिकम यानी कि आंतरिक जो शिका है एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है जी, ये अपने पहले देख ही लिया है। तो देखिए 26वें से लेके कौन से खंड तक फैला होता है ये, तो देखिए 26वें से निकलकर लगभग ये 23वें नंबर खंड तक ये फैली हुई संरचना होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा यहाँ पे अपने, तो इसमें यहाँ अंदर की तरफ आपको लसिका ग्रंथियाँ भी देखने को मिल रही हैं, लिम्फ ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं इस रीजन के अंदर। और उसके बाद अगर देखें बेटा इसका टिफ्लोसोलर पार्ट, तो 26 से स्टार्ट होगा और लास्ट के 25 खंड छोड़ के, ठीक है 26 नंबर से यहाँ से, यानी कि इस भाग से बेटा क्या स्टार्ट हो चुका है, टिफ्लोसोलर भाग स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट के जो 25 खंड छोड़ दो तो वहाँ तक ये क्या होगा, टिफ्लोसोलर रीजन होगा। और ये इसके अंदर यहाँ कटिंग सेक्शन करके आपको दिखा रखे हैं, अंदर की तरफ टिफ्लोसोल दिखा रखे हैं किस तरीके के होंगे। तो टिफ्लोसोल जो बड़े साइज के दिखेंगे बेटा वो 26 से 35वें खंड तक आपको बड़े साइज के टिफ्लोसोल दिखाई देते हैं जी। तो देखिए और लास्ट खंड में इसमें क्या होगा, अगर बात की जाए तो लास्ट खंड में बेटा आपके यहाँ पर आ जाएगा इसका जो एनस पार्ट। तो देखिए अभी इसकी पाचन की क्रिया विधि करते हैं बेटा कि किस तरीके से इसमें डाइजेशन जो होता है उस कैसे होगा। तो देखिए पाचन की क्रिया विधि में भोजन जो होगा वो मुख भाग से तो ग्रहण किया जाएगा और मुख से कहाँ जाएगा बेटा, वो ग्रसनी में। अब ग्रसनी क्या करेगी बेटा, तो उसमें ग्रसनी में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करेंगी और भोजन को क्या कर देंगी, नम युक्त यानी नमी युक्त यानी कि नम बना देंगी। और उसके बाद बेटा उसमें एक प्रोटीएज नाम का एंजाइम भी होता है, तो वहाँ पर जो प्रोटीएज नाम का एंजाइम है वो किसका पाचन करेगा, तो भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ग्रसनी से फूड कहाँ जाएगा, ग्रसिका में। तो ग्रसिका के अंदर कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ एक ट्रैक होता है जो ग्रसनी को बेटा आगे किससे जोड़ देता है, पेशनी से जोड़ देता है, गिजार्ड से जोड़ देता है। अब पेशनी जो है वो भोजन को पीस के बारीक करने का काम करेगी। अब उसके बाद अगर बात करें बेटा अमाशय में चला गया फूड। अब अमाशय में क्या होगा, कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ थी तो वो ह्यूमी कमल को क्या कर देंगी, उदासीनीकरण यानी ह्यूमी कमल का उदासीनीकरण कर देंगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर बात करें अमाशय से किस में पहुंचा, आंत में। अब आंत में बेटा क्या होगा, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं बहुत सारे। तो देखिए आंत के अंदर अगर बात करें अपने, तो आंत में एक तो जो अपने आंतरिक शिक्का है उससे अमाइलेज भी बनेगा। इसके अलावा बेटा और पाचक एंजाइम जो प्रोटीन को पचाएंगे, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इस तरीके से वसा को पचाने वाले बेटा जो एंजाइम होगा वो कौन सा है, लाइपेज। तो ये पाए जाएंगे, ये क्या करेंगे, प्रोटीन और वसा और इसके अलावा जो स्टार्च होगा उसको पचाएंगे जी। अब इसके बाद आंत जो है यहाँ पर बेटा जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब पाचन के बाद क्या होगा, पचे हुए भोजन में से जो खाद्य पदार्थ हैं या पोषक तत्व हैं जो उनका अवशोषण होना है, उनका एब्जॉर्प्शन होना है जी। तो आंत के अंदर ही बेटा क्या पाया जाता है, टिफ्लोसोल पाया जाता है और वहाँ पर विलाई पाए जाते हैं। तो वो क्या करेंगे बेटा, तो वो करेंगे एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का काम। तो आंत में बेटा पाचन और अवशोषण दोनों काम होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट याद रखना बात, आंत में क्या होता है, तो आंत में बेटा पाचन भी होता है और प्लस में अवशोषण भी होता है। तो दोनों फंक्शन होते हैं जी आंत के अंदर। तो यहाँ पर आंत क्या कर रही है, अभी पोषक पदार्थों का अवशोषण करेगी और अवशोषण करने के बाद यहाँ पर क्या होगा जी, जो अपचित जो अपचित या अनडाइजेस्ट जो फूड होगा वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बन जाएगा, यानी उसमें जो कण है वो आपस में बंध जाएंगे और बंधने के बाद वो छोटी छोटी गोलियों का फॉर्मेशन कर देंगे, बॉल्स का फॉर्मेशन कर देंगे और उनका क्या हो जाएगा जी, एक्सक्रीशन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो देखो भाई इस तरीके से बेटा जो अपना आज का टॉपिक है वो पूरा होता है। अब बेटा जो अगला टॉपिक है इसके बाद वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो तब के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, अब बाय बाय।